नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुशीला यादव, एडिशनल डायरेक्टर वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। आज जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसा नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि जिस डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट एरिया का संपूर्ण विवरण हो वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें विभिन्न विभिन्न चैप्टर हैं। जैसे चैप्टर 1 जिस पे आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट एरिया। बेसिकली लोकेशन, उसके जनरल फीचर्स क्या हैं, वाटरशेड के क्लाइमेट और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रोजेक्ट में क्या है, ये सब चैप्टर 1 का पार्ट होते हैं। चैप्टर 2 में बेसिक डेटा इकट्ठा किया जाता है, सारा का सारा हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, लैंड यूज से रिलेटेड, क्रॉप का डेटा, फिर उसका एनालिसिस और क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं प्रोजेक्ट एरिया में और उनका क्या सोल्यूशन है, ये सब चैप्टर 2 का पार्ट होता है। जैसे लाइफ स्टॉक का क्या स्टेटस है, एम्प्लॉयमेंट का वहाँ क्या स्टेटस है, माइग्रेशन क्या है, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ क्या हैं, एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन से हैं, ग्राउंड वाटर डिटेल्स क्या हैं, ड्रिंकिंग वाटर स्टेटस क्या है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंटली जो अवेलेबल वाटर है उसको यूज़ किया जा रहा है, स्लोप की डिटेल्स क्या है, वाटर बजटिंग क्या है, सॉइल डिटेल्स, सॉइल इरोजन कैसा है उस एरिया में, लैंड यूज़ क्या है उस वहाँ का, एग्रीकल्चर स्टेटस और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, पूरे स्टेट का प्रोडक्टिविटी उस पर्टिकुलर क्रॉप की क्या है, कंट्री की क्या है, उस प्रोजेक्ट एरिया में क्या है, उसके आसपास क्या है, प्रोडक्टिविटी गैप एनालिसिस, लैंड होल्डिंग पैटर्न क्या है उस प्रोजेक्ट एरिया का, डेवलपमेंट प्लान, उसके बारे में विस्तृत विवरण चैप्टर 3 में दिया जाता है कि हमारे इश्यूज ऑफ कंसर्न क्या है, क्या कारण है कि उस प्रोजेक्ट एरिया में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट रही, क्या उसके कॉजेज़ हैं प्रॉब्लम के और उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और स्कोप क्या है एक्टिविटीज़ को किए जाने का, क्या एक्टिविटीज़ हम लेंगे, ये सब चैप्टर 3 का पार्ट होता है। चैप्टर 4 में हम एक्टिविटी वाइज टोटल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, जो हमने प्लान में एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उनका कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो चैप्टर 4 में दिया जाता है। चैप्टर 5 जो है वो एनुअल एक्शन प्लान है, क्योंकि प्रोजेक्ट पीरियड 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट्स गाइडलाइंस आर। तो चैप्टर 5 जो है एनुअल एक्शन प्लान होता है। उसी में हम ये भी मेंशन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट फंड से हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ हैं जो हम प्रोजेक्ट फंड से लेंगे, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कन्वर्जेंस के थ्रू करेंगे। तो ये सब चैप्टर 5 का पार्ट होता है। और चैप्टर 6 होता है प्रोजेक्ट आउटकम्स, जो हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जो गतिविधियां हम कर रहे हैं, जो हमने प्लान किया है उसका फाइनली आउटकम क्या होगा, वो चैप्टर 6 का पार्ट होता है। चैप्टर 7 में सारे टेक्निकल डिज़ाइंस होते हैं, उनके एस्टिमेट्स होते हैं, फिर कुछ एनक्लोजर्स लगाने होते हैं जो चैप्टर 8 में आता है। मैप्स हैं, तो मैप्स में जैसे कौन कौन से मैप लगाने हैं, लोकेशन का मैप हो सकता है, वाटरशेड बाउंड्रीज का मैप है, वहाँ का लैंड यूज लैंड कवर कैसा है, एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज़ क्या हैं, स्ट्रीम्स कहाँ हैं, PRA जो हमने लोगों के साथ बैठ के चर्चा की उसकी जो फोटोज़ हैं वो इसमें हम लगा सकते हैं। GIS बेस्ड इंटरवेंशन मैप, जहां हमने एक्टिविटीज़ प्लान करी हैं, किस जगह करी हैं, कौन सी एक्टिविटी किस माध्यम से की जाएगी, उसका एक मैप होता है जिसको हम एक्टिविटी मैप कहते हैं, तो वो लगाना है। तो ये एनक्लोजर्स होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है डॉक्यूमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट। एक तो मैप्स लगाने हैं पीछे, दूसरा हमने जो ग्राम सभा में एंट्री पॉइंट एक्टिविटी या हमने ग्राम सभा से कोई अप्रूवल लिया उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो DPR का पार्ट होगा, प्रोसीडिंग्स। इसी तरह से ग्राम सभा ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की होगी तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो ग्राम सभा में, जिसको कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का रेजोल्यूशन, कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में एक वाटरशेड कमेटी बनाई जाती है, हो सकता है किसी दूसरी योजना में किसी और तरह का इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट हो, तो उससे रिलेटेड अगर ग्राम सभा में कोई रेजोल्यूशन पास किया है तो वो उसकी प्रोसीडिंग्स का पार्ट होगा। इसी तरह से हमने जो PRA एक्सरसाइज करी है, लोगों के साथ बैठ के जो चर्चा करी, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जिसको कहते हैं, उससे अगर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो हम इसका पार्ट बनाएंगे। ग्राम सभा आपकी DPR को अप्रूव करती है, उसकी प्रोसीडिंग्स लगाएंगे। इसी तरह से जिला परिषद में भी DPR का अप्रूवल किया जाता है, उसकी भी हम प्रोसीडिंग्स लगाएंगे। और एक जो MOU अगर हमने
PIA हमारी कोई दूसरी एजेंसी है, अगर NGO है तो उस केस में हम MOU भी इसका पार्ट बनाएंगे। तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो DPR का पार्ट बनेंगे। अब हम उन टूल्स पे आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। चैप्टर 1 पे जाने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें प्लान कैसे तैयार करना है उसके बारे में इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल से टूल ये मिल गया, शॉर्ट फॉर्म इंस्पेक्ट, लर्न करने के लिए आसान है इसलिए इंस्पेक्ट। ये IFSD और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में एक मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी, तो वहाँ पे इस टूल के बारे में बताया गया, मुझे थोड़ा अपीलिंग लगा इसलिए आपके साथ, और आसान है लर्न करने में तो आपके साथ साझा कर रहे हैं कि I मीन्स इन्वेस्टिगेट, N नेचुरल, S सोशल, P इज पॉलिटिकल, E फॉर एनवायरनमेंट, C फॉर क्लाइमेट, T फॉर टेक्नोलॉजी। इंस्पेक्ट टूल को यूज करके हम DPR बनाएंगे। अब हर एब्रीवेशन का जो फुल फॉर्म है उसका क्या मतलब है ये आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। जैसे फर्स्ट था इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट क्या करना है, what to investigate, for whom to investigate, why you need investigation and when you need to do anything, कहाँ करना है, where, how और कैसे करना है। तो investigate who for you are doing it, what you are doing, where you are doing, why are you doing, when you will do and how you will do. So who are the stakeholders? आपकी परियोजना से लाभान्वित या उसमें एंगेज होने वाले लोग कौन है? फार्मर्स हैं, भूमिहीन हैं, चारागाह से फायदा लेने वाले पशुपालक हैं, क्राफ्टमैन हैं, या आप स्वयं हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ये आप भी प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर हैं, आपकी भी कैपेसिटी बिल्ड होनी है। तो हु आर द स्टेक होल्डर्स? डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह से स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करना। वॉट इज एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी क्या वहाँ पे है, किस तरह के वाटर रिसोर्सेस ऑलरेडी क्षेत्र में हैं, किस तरह की वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन के इंटरवेंशंस फार्मर खुद के लेवल पे कर रहा है, और वहाँ की क्या समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए व्हाट वी नीड टू प्लान, व्हाट इज एग्जिस्टिंग एंड व्हाट वी नीड टू प्लान। वहाँ का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, व्हाट इज द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, व्हाट आर द environmental problems and what is the environmental scenario in the project area, land uses क्या है, कितनी जमीन पे खेती हो रही है, कितनी बंजर है, कितनी में चारागाह भूमि है, हाइड्रोलॉजी क्या है वहाँ की, जियोलॉजी क्या है, एग्जिस्टिंग इंडिजिनियस नॉलेज, वहाँ के लोगों सदियों से करते हुए आ रहे हैं एड्रेस, तो वो इंडिजिनियस नॉलेज का पार्ट हो गया। या इस क्षेत्र में क्या चैलेंजेस हैं, सॉइल से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, उनके वाटर से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने, और अगर इन चैलेंजेस को प्रोजेक्ट से पहले वो खुद कैसे अडेप्ट कर रहे हैं इन चैलेंजेस को, वो अडेप्टेशन। तो आपको इन सब एग्जिस्टिंग सिचुएशन को में जो प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं उनको आप कैसे एड्रेस करोगे अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। सो व्हाट इज एग्जिस्टिंग एंड व्हाट यू नीड टू प्लान इज पार्ट ऑफ व्हाट, वेयर, कहाँ पे समस्या है, कहाँ सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे आपकी पास्चर डिग्रेडेड लैंड है, कहाँ पे आपके नदी नाले हैं, कहाँ पे जमीन उपजाऊ जमीन कट के जा रही है, कहाँ वेस्टलैंड्स हैं, और कहाँ आप काम करोगे, वेयर वुड यू प्लान। सो इन्वेस्टिगेट for whom you are doing, what they themselves are doing, and where you will intervene and where the problem lies. Why, क्यों करना है ये काम, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए हमें ये काम करना। वाई टू एड्रेस द चैलेंजेस। हो सकता है कि उसकी जो ज़मीन है वो बंजर है और उसमें वो उत्पादन नहीं ले पा रहा, तो इस कारण से हमें लैंड का ट्रीटमेंट करना है। हाउ, अब इन्वेस्टिगेट करना है कि आप कैसे ये प्लान तैयार करेंगे। तो आपका जो प्लान है वो एविडेंस बेस्ड डेटा पे होना चाहिए, डेटा का एनालिसिस आपने प्रॉपर किया हुआ हो, आपने अलग अलग जगह का डेटा लिया है, आपने अलग अलग समय का, टेम्पोरल मीन्स अलग अलग समय पे लिया गया, स्पेशल मीन्स अलग अलग स्थान पे लिया गया डेटा, कंसल्टेटिव रहेंगे, आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, कोलैबोरेटिव रहेंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, CSR के साथ, NGOs के साथ। तो दिस इज हाउ यू वुड डू इट।
आप कोलैबोरेटिव अप्रोच रखेंगे, आप कंसल्टेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से विचार विमर्श करके इस प्लान को तैयार करेंगे, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के साथ तैयार करेंगे, आप कोऑर्डिनेशन रहेगा आपका लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ, और इन सब को आप इंटीग्रेट करेंगे प्लान बनाते वक्त, और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ प्लान। इन्वेस्टिगेट के बाद एन, एन इज व्हाट? नेचुरल। व्हाट इज द नेचुरल टोपोग्राफी, व्हाट इज द प्रोजेक्ट एरिया अबाउट? सो नो योर एरिया, दैट इज नेचुरल। अब एरिया को जानने के लिए आप रेकनेंस सर्वे करेंगे, गांव वालों के साथ ट्रांजेक्ट वॉक करेंगे, उनके साथ बैठ के पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल करेंगे, उनसे मिलने से पहले आप वर्चुअल टूर करेंगे। वर्चुअल टूर कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल ये बड़ा आसान हो गया है, गूगल अर्थ सब फ्रीली अवेलेबल है, उस पर आप अपने प्रोजेक्ट एरिया की बाउंड्री डालिए, उसके नाले डालिए, और आप गूगल अर्थ पे पूरे प्रोजेक्ट एरिया को देख लीजिए कहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको कहा वर्चुअल टूर। बाद लोगों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और कहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है। पैदल एरिया में घूमेंगे, दैट इज ट्रांजेक्ट वॉक। लोगों के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं तो पीआरए है। आप खुद घूम के देख रहे हैं एरिया को, एक दो लोगों को साथ लेके रेफरेंस सर्वे हो गया आपका। तो ये कुछ है कि आप अपने एरिया को कैसे जानेंगे। उसके बाद आई हो गया, एन हो गया, उसके बाद हम आते हैं एस, इंस्पेक्ट। एस सोशल, वहां का सोशल स्टेटा क्या है, सोशल ग्रुप्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कितने फैमिली हाउस होल्ड्स उस पूरे प्रोजेक्ट एरिया में हैं, वो कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं आपके प्रोजेक्ट एरिया के, फार्मर्स कितने हैं, उन फार्मर्स की लैंड होल्डिंग वाइज क्लासिफिकेशन क्या है, लैंडलेस कितने हैं, पेस्ट्रोलिस्ट या लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंट लोग कितने हैं, बिना लैंडलेस वाले किन कामों में एंगेज्ड हैं, या खाली क्राफ्टमैन है या लैंड डिपेंडेंट क्राफ्टमैन हैं, ये भी हो सकता है। लोकल लीडरशिप वहाँ की क्या है, और गांव में कौन लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये बड़ा कॉमन वर्ड है ना इन्फ्लुएंसर्स, आजकल यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वैसे गांव में भी कुछ लोग होते हैं जो पूरे कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट एज ग्रुप का भी एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का रिस्पॉन्स एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अलग होगा, इम्पैक्ट उस पर अलग होगा, कोई रिस्क है उसका अलग होगा, है ना। इसी तरह से इंक्लूसिव स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होना चाहिए। गांव के हर व्यक्ति से आप बात करें, हर समूह के साथ आप बैठें, हर मोहल्ले में जाके बात करें, तो इंक्लूसिव स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होना चाहिए, यानी कि हर किसी से आप बात करें। प्लानिंग में कल्चरल वैल्यूज और ट्रेडिशनल नॉलेज का भी ध्यान रखें। उस गाँव में कब कौन से तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन से मेलों का आयोजन होता है, ये सब आप सोशल जो स्टडी होगी उसमें कंडक्ट करें। फिर आते हैं पी पे, इंस्पेक्ट, INSP। पी मीन्स पॉलिटिकल। वहाँ की जो पॉलिटिकल लोकल लीडरशिप है वो इस पूरे परियोजना के बारे में, या यहाँ की इस परियोजना का जो मूल उद्देश्य है सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करना, उनकी प्रॉब्लम से और उसके प्रति कितना सेंसिटाइज्ड है, कितना उसके बारे में चिंतित है, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनके साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बता सकें कि क्या इस एरिया में प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम एड्रेस करेंगे। और अभी हम एविडेंस बेस्ड डेटा की बात करते हैं और एनालिसिस लेके हम प्रॉब्लम्स का उनके साथ जाते हैं, तो वो हमारा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड दे कम फॉरवर्ड। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लोकल लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप इज इन सिंक विद द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। तो ये तभी होगा जब आप उनके साथ बैठ के एविडेंस बेस्ड डेटा एनालिसिस करके लेके जाएंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं और इनका सॉल्यूशन ये निकाला जा सकता है कि अगर स्मॉल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है तो यहाँ इसलिए बनाना ज़रूरी है कि पूरी ज़मीन को काटता है, यहाँ वाटर रुक जाएगा, वाटर रुकने से यहाँ के कुओं का रिचार्ज बढ़ेगा। और पुरानी स्टडीज़ बताइए कि अगर इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं तो ग्राउंड वाटर पे क्या इम्पैक्ट रहा है। तो कहने का अर्थ है कि एविडेंस बेस्ड डेटा एनालिसिस करके उनके साथ चर्चा कीजिए, प्रॉब्लम्स बताइए और आप क्या सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं वो डिस्कस करिए। अब इंस्पेक्ट
पी के बाद ई, इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप वहाँ पे जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जो लोग रहते हैं उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, क्या उनकी सोर्स ऑफ इनकम है इन द प्रोजेक्ट एरिया, और डिफरेंट सोर्स, उन इनकम के डिफरेंट सोर्सेस क्या है, क्या ज़्यादातर लोग खेती पे डिपेंडेंट हैं, या लोग टूरिज्म पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या लोग माइग्रेट करते हैं एज अ लेबर आसपास के सिटीज़ में, और अगर खेती से कर रहे हैं तो खाली खेती से आ रही है या लाइव स्टॉक के साथ भी आ रही है। तो ये जो डिफरेंट सोर्सेस हैं इनकम के, इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या है क्रॉप्स की, उसी से इकोनॉमिक्स निकलेगी। प्रोडक्शन आसपास के एरिया के कंपैरिजन में कैसा हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में कैसा हो रहा है, कंट्री के कंटेक्स्ट में कैसा हो रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर इस प्रोजेक्ट एरिया में प्रोडक्टिविटी कम है जबकि इसके पास वाले में ज़्यादा है, तो आप ये देखेंगे कि क्या कारण है कि इस प्रोडक्टिविटी कम होने के, और आपको ये पोटेंशियल भी नज़र आएगा कि अगर ये प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस कर दिया तो आसपास के एरिया के बराबर तो पक्का इस एरिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आप इकोनॉमिक्स देखिए, वहाँ के बीपीएल हाउस होल्ड कितने हैं उस प्रोजेक्ट एरिया में, फिर लैंड होल्डिंग वाइज फार्मर्स कितने हैं, अगर छोटे फार्म होल्डिंग वाले लोग हैं तो क्या उनको हम डाइवर्ट दूसरे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें उनके लिए, लार्जर फार्मर्स हैं तो अलग तरह के इंटरवेंशंस होंगे। फिर एक आता है इंस्पेक्ट के बाद ई के बाद सी, सी मीन्स क्लाइमेट, सी मीन्स कल्चर ऑल्सो, कि कल्चरल वैल्यूज वहाँ क्या है, लेकिन यहाँ पे हम सी ज़्यादा फोकस करेंगे क्लाइमेट पे, कि क्लाइमेट वहाँ का रेनफॉल कितना है, वहाँ टेम्परेचर कितना वेरी करता है, इवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस कितने हैं, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़, जैसे इन दिनों हम बहुत ज़्यादा ये शब्द सुनते हैं क्लाइमेट चेंज, तो ये क्या प्रिवील करता है भविष्य में, और क्या क्लाइमेट चेंज के कारण इम्पैक्ट आएंगे, तो ये सारा स्टडी करना इज सी, क्लाइमेट। रेनफॉल वहाँ 30 ईयर्स का स्टडी करिए, 20 ईयर्स का करिए, प्रिडिक्ट करिए कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके सिनेरियो में आने वाले सालों में यहाँ की क्या रेनफॉल और टेम्परेचर रहेगा, तो सी की स्टडी करना। तो सी को हमने देखा, सी से क्लाइमेट, सी से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारी सोशल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वाटरशेड मैनेजमेंट 2 तरह की स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं, एक सोशल स्ट्रेटजी और एक टेक्निकल स्ट्रेटजी। सोशल स्ट्रेटजी में आप वाटरशेड अप्रोच का एक ट्री के रूप में देखिए कि वाटरशेड अप्रोच एक ट्री है, लेकिन उसकी रूट्स किस पे लाई करती हैं, सोशल स्ट्रेटजी। जड़ें जितनी मजबूत होंगी ये पेड़ उतना फ्लरिश करेगा, और जड़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल स्ट्रेटजी का, जिसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करें, कम्युनिटी के साथ बैठें, उनसे उनकी समस्याओं को सुने और उन्हीं से सोल्यूशन भी सुने, और इसलिए हम कहते हैं कि डिमांड ड्रिवन एक्टिविटीज़ भी इम्प्लीमेंट करें, लेकिन ये जो डिमांड ड्रिवन एक्टिविटीज़ हैं ये साइंटिफिक नीड बेस्ड भी होनी चाहिए। डिमांड ड्रिवन एंड साइंस समटाइम्स आर कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर, तो हमें ज़्यादा कम्युनिटी को इस बात के लिए एग्री करना है कि साइंटिफिक नीड के अकॉर्डिंग आपकी ये गतिविधि यहाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद हमारे प्लान में इक्विटी इश्यूज़ को एड्रेस करना है, यानी कि हर किसी के लिए उसमें प्रोजेक्ट में हमें प्लान बनाना है, चाहे वो बिग फार्मर हो, स्मॉल फार्मर हो, मार्जिनल फार्मर हो, लैंडलेस फार्मर हो, जो खाली डेयरी पे डिपेंडेंट है, लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट है, उनके लिए काम करना है। तो ये सभी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, सबके लिए इसमें काम होना चाहिए। इक्विटी को इस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। दूसरा, हमारी चॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर हमारे जो कम्युनिटी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको पॉपुलरली हम CBO कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, यूजर्स ग्रुप हो गए, यूजर्स एसोसिएशन हो गई, एक आजकल FPO का कॉन्सेप्ट आ गया, FPOs हो गए, तो ये सब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो इनको भी हमें स्ट्रेंथन करना है क्योंकि पोस्ट प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्पेक्ट सी से हमने 2 पहलुओं पे बात की, क्लाइमेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। टी पे हम आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हमें वाटरशेड मैनेजमेंट में फोकस करना है, और इसमें जो टेक्निकल स्ट्रेटजी है उस पर पहले बात करेंगे कि हमारी टेक्निकल स्ट्रेटजी शुरू हो जाती है वाटरशेड के अप्रोच की स्टडी डेफिनेशन से ही, कि रिच टू वैली काम करना है। इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, जहाँ बारिश गिरे वहीं उसको स्टोर करने के लिए प्रयास करने, तो इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन हो गया।
जो रन ऑफ है वह बहुत तेजी से आता है और जमीन को खराब करता है। तो हमारी टेक्निकल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसे मेजर्स को सिलेक्ट करना जो इरोसिव वेलोसिटी है रन ऑफ की उसको कम करें। वाटरशेड में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का होता है, लेकिन ओवरडूइंग भी नहीं करनी है। वाटर बजटिंग हमें देखना है, जो हमारा कमिटेड रन ऑफ है उसको पूरी तरह से नहीं रोक देना है, क्योंकि नीचे के स्ट्रक्चर्स में भी जाना चाहिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स प्रपोज करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ वाटर बजटिंग का भी ध्यान रखना है कि कितना ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुके हैं, कितनी बारिश हो रही है, उससे रन ऑफ कितना जनरेट होगा, ऑलरेडी हम कितना हार्वेस्ट कर चुके हैं, क्या और स्कोप है हार्वेस्ट करने का, हमारी ज़रूरत कितनी है उसमें, तो उसको वाटर बजटिंग। फिर जहाँ पे भी पॉसिबल हो वेजिटेटिव मेजर्स को आप करिए। अगर बंड्स बना रहे हैं उसमें ग्रास सीड्स डालिए। वेजिटेटिव मेजर्स एंड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, तो दोनों का अपना अपना महत्व है। ऑल्टरनेट लैंड यूज सजेस्ट करिए। भी बता सकते हैं कि आप इसमें हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, आप फॉडर कल्टीवेशन में जा सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेट लैंड यूज का पार्ट हो गया। पूरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसको एक नारा है वाटरशेड का, पूरा सार आ जाता है। खूड़ का पानी खूड़ में, खेत का पानी खेत में, और गांव का पानी गांव में। आप देख रहे हैं कि सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स बन गए। तो ये रिच टू वैली अप्रोच हो गया। तो ये टेक्निकल स्ट्रेटेजी हो गई। टेक्नोलॉजी की ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अदर अलग कंपोनेंट्स है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके साथ में एक मोबाइल बना हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन में अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी, टेक्निकल स्ट्रेटेजी होना एक पहलू है, और टेक्नोलॉजी का यूज करना परियोजना में दूसरा पहलू होता है। मोबाइल एप्लीकेशन के साथ GIS बेस्ड मैप्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अलग अलग तरह के मैप तैयार करना, वेस्टलैंड या डिग्रेडेड वेस्टलैंड्स पे, पास्चर लैंड्स पे पास्चर के वर्क्स भी प्रपोज करने हैं। जो लैंडलेस लोग हैं उनके लिए नॉन फार्म एक्टिविटीज़, लाइवलीहुड के लिए उनके। फिर आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, उसकी एक्टिविटीज़ आप प्रोडक्शन कंपोनेंट तहत प्रस्तावित कर सकते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन तो मूल है ही कि कैसे इरोजन को कंट्रोल करना है, आपने कहाँ पे स्मॉल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जो आपने वाटर हार्वेस्ट किया है उसको प्रॉपरली, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या इरिगेशन सिस्टम्स होने चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो सभी पहलुओं पर विस्तृत एनालिसिस करने के बाद एक प्लान बनाना है, और इस प्लान में दूसरी बात का ध्यान रखना है वो है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के साथ एक आप वर्ड देख रहे हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी। इससे पहले आप सबने मल्टी डिसिप्लिनरी शब्द सुना होगा। ये ट्रांसडिसिप्लिनरी एक एमिनेंट प्रोफेसर हैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर बसंत महेश्वरी, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है और ये काफ़ी अपीलिंग लगी तो मैंने इसमें रखा है। कन्वर्जेंस मीन्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, डिफरेंट स्कीम्स में कर रहे हैं, उन सब स्कीम्स का फायदा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एरिया में पहुंचे तो हमें कन्वर्जेंस की। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो नेचुरली उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हैं, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी। होता क्या है कि जब हम कन्वर्जेंस प्लान की बात करते हैं तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया, वो हमने DPR का पार्ट बना दिया, इनने तैयार किया वो DPR, लेकिन इससे ये फिर भी मिक्स नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं आया उसका। तो इस तरह का करना है। जैसे अब हम केक बनाते हैं तो केक में मैदा डाला, इनो डाला, आपने अंडा डाला, शुगर डाला, सब डाला, और फिर वो अलग अलग दिखे तो इट इज़ नॉट अ केक। तो जब आपने मिक्स कर दिया सब इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली एक दूसरे के साथ, जब मिक्सिंग हो गई तो केक बना। तो वैसे इन सब के प्लान को अलग अलग नहीं रखना है, लेकिन उस पूरे प्लान को आप सब डिपार्टमेंट्स के साथ और सब ने एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया, दैट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी प्लान। फिर आपका जो प्लान है कन्वर्जेंस के साथ साथ डेटा ड्रिवन, और डिसीजंस जो हैं वो डेटा बेस्ड होने चाहिए। इसके लिए आप अलग अलग तरह का डेटा इकट्ठा करिए, रेनफॉल डेटा इकट्ठा करिए, मैप्स बनाइए अलग अलग तरह के, लैंड यूज, रन ऑफ क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, और उन सब का एनालिसिस करके आप डिसाइड करिए कि आपको प्लान में इंटरवेंशंस क्या करने। तो आपका जो प्लान है वो डेटा ड्रिवन, डिसीजन बेस्ड होना चाहिए। आप फ्यूचर चैलेंजेस को भी देखेंगे जब आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है। तो डेटा ड्रिवन डिसीजंस प्लस फ्यूचर चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए जो प्लान आपने बनाया वो आपका DPR
का पार्ट हुआ। अब इसमें जो तैयार करने की प्रक्रिया, ये कॉन्सेप्ट्स थे, ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिनमें हमने देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें कन्वर्जेंस प्लान बनाना चाहिए, हमें इंटीग्रेटेड प्लान बनाना चाहिए, हमें कम्युनिटी को साथ में रखना चाहिए, हमारा जो प्लान है वो डेटा ड्रिवन डिसीजन बेस्ड प्लान हो। इसी प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हमने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लिया, हमने कैसे सोशल स्टेटा जो वहाँ का कम्युनिटी का है उसको स्टडी करा, कैसे हमने कम्युनिटी को बैठ के अपने साथ लिया। तो वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो डीपीआर की प्रक्रिया है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमने जो प्रोजेक्ट एरिया लिया है उसमें गाँव कौन से आ रहे हैं। वाटरशेड हमने ले लिया, वाटरशेड सिलेक्ट कर लिया, वाटरशेड में कौन कौन से गाँव आ रहे हैं, उन सब गाँवों को खसरा मैप को डिजिटाइज करें और जियो रेफरेंस करके, ये जियो रेफरेंसिंग वाली जो सारी टर्मिनोलॉजी है ये हम जीआईएस के कॉन्सेप्ट्स वाले प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाएगी। इसी तरह से हम अभी जैसे हमने एक स्लाइड पे देखा था, गूगल अर्थ दिख रहा था और उसकी एक फाइल दिख रही थी, तो उसको हम KML फाइल कहते हैं। तो आप KML फाइल तैयार करके आभासी भ्रमण, जिसको हमने वर्चुअल टूर कहा था, आप पूरे प्रोजेक्ट एरिया को पहले स्टडी कर लीजिए गूगल अर्थ पे। उसके बाद आप डिफरेंट जो डेटा अवेलेबल है उनके जीआईएस बेस्ड मैप्स बना लीजिए। सॉइल इरोजन मैप है आपका, लैंड यूज लैंड मैप है, स्ट्रीम मैप है, स्लोप कैसा है वहाँ का, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, रेनफॉल क्या है, रन ऑफ कितना जनरेट होगा, वहाँ के लिनामेंट्स कहाँ हैं, एक्विफर्स कहाँ हैं। तो ये मैप्स बन जाएंगे आपके अलग अलग। ये जब मैप्स बन गए तो आप फिर इन मैप्स का एनालिसिस करेंगे, क्या वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ पे वाटर की क्या सिचुएशन है, फिर आपके वेस्टलैंड कहाँ पर है, आपके ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर लोग कहाँ कर रहे हैं, ऑलरेडी वाटर हार्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। तो ये सब आप एग्जिस्टिंग सिनेरियो को पढ़ेंगे। उसके बाद आप ने जो भी साइंटिफिकली कुछ स्ट्रक्चर्स आपने मैप पे मार्क कर लिए कि ये हमारी संभावनाएं हैं, जहाँ पे हमें वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ये एरिया है जहाँ हमें पास्चर करना है, ये एरिया है जहाँ हमें हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना है। तो उन सब को जब आपने एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज कंप्यूटर पे बैठ के कर ली, तो आपको फील्ड में जाके मोबाइल ऐप के माध्यम से उन सभी परियोजना क्षेत्रों का दोबारा से जो आपने रेकनेंस सर्वे किया था, अब आप ऑलरेडी जो अवेलेबल है उनको टैग करेंगे। कुएं कहाँ कहाँ पे हैं परियोजना क्षेत्र में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहाँ है, हैंड पंप कहाँ है, और वहाँ पे फार्म पॉन्ड और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है कि आपको पता है कि कुआं यहाँ है और ये कुएं की पूरी फंक्शनैलिटी आप टैग कर रहे हैं कि ये डिफंक्ट है कि ड्राई हो गया, ट्यूबवेल है उसकी डेप्थ क्या है, वहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, हैंड पंप है ये ड्राई है तो इसको मैं फंक्शनल कैसे कर सकता हूँ, क्या इसके ऊपर कोई रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए तो ये फंक्शनल हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें आंकलन करने के लिए हम जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैग करते हैं। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे उसकी सूचना एकत्रित करते हैं, पीआरए करते हैं लोगों के साथ बैठ के। लोग रात में, हमें गांव के लोग ज़्यादा, क्योंकि दिन भर खेत में काम करते हैं, तो रात्रि चौपाल वहाँ सभाएं करना, ग्राम सभाएं करना, जलग्रहण समिति के साथ चर्चा करना, उनका गठन करना, तो ये सब प्रक्रिया का पार्ट होंगे। फिर जो आपने रिमोट सेंसिंग से नक्शे तैयार किए थे उनके आधार पर आपने स्थानों का चयन किया, और जो स्थानों का चयन आपने सिस्टम पे बैठ के किया प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, यानी कि आपने जो एक्टिविटीज प्लान करी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप टैग करेंगे। और जब टैग करते हैं तो आप उसमें गांव के लोगों को भी अपने साथ रखिए, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करिए, समूह जो वहाँ पे लोग मिल जाते हैं, किसान मिल जाते हैं, रात्रि चौपाल करिए, और फिर जो आपने इंटरवेंशन फाइनल किया है उसकी तकनीकी डिज़ाइन तैयार करिए, उसके अनुमानित लागत निकालिए और फिर उसका वर्षवार बजट का निर्धारण कर लीजिए। तो पूरा प्रोसेस अगर हम देखें तो आपने कम्युनिटी की प्रॉब्लम का एनालिसिस किया बेस्ड ऑन साइंस, जीआईएस मतलब साइंस आ गया यहाँ पे, और कम्युनिटी के साथ चर्चा करके यानी कि पीआरए आ गया। फिर आपने डिमांड एंड साइंस ड्रिवन डेवलपमेंट ऑप्शंस बनाए, फिर डीपीआर बनाई आपने, जो पीआईए है और डब्ल्यूडीटी है उसने मिलके। फिर ये एग्जामिनेशन हुआ डीपीआर का जिला स्तर पे, डब्ल्यूसीडीसी वाटरशेड सेल कम डेटा सेंटर पे। ग्राम सभा में अप्रूवल हुआ,
इन्होंने एक एग्जामिनेशन के बाद कुछ चेंजेस बताए, फिर आपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जामिन हुई उसका आपने ग्राम सभा से अप्रूवल करवाया। ग्राम सभा से जो डीपीआर अप्रूव हुई वो फिर आपने जिला परिषद में अप्रूव करवाई। जिला परिषद से अप्रूव होने के बाद आप टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो स्टेट लेवल पे बनी हुई है उसके समक्ष इसका प्रस्तुतिकरण किया, और फिर जो एपेक्स बॉडी है स्टेट में, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, जिसमें काफ़ी जो विभिन्न विभाग हैं उनके सदस्य भी होते हैं। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये इस तरह से पूरी प्रक्रिया है डीपीआर तैयार होने की। अब ये हमने कॉन्सेप्ट्स देखे डीपीआर में, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद उसकी प्रक्रिया को समझा। अब हम चैप्टर 1 पे आते हैं। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया। जो डीपीआर का प्रथम चैप्टर होगा वो खाली इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें ज़्यादातर आप बताएंगे उसके बारे में कि प्रोजेक्ट एरिया के बारे में बताएंगे कि जनरल इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट की क्या है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, वहाँ पे प्रोजेक्ट एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या देंगे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है जो अप्रूवल हुआ है, भारत सरकार एक प्रोजेक्ट का नाम देती है या स्टेट गवर्नमेंट कोई उस प्रोजेक्ट का नाम देती है। फिर टोटल एरिया क्या है जिस एरिया में आप काम करेंगे, हेक्टेयर में वो प्रोजेक्ट का एरिया लिख दीजिए। फिर टोटल एरिया और इफेक्टिव एरिया डिफरेंट हो सकते हैं, तो जहाँ आप काम करेंगे उसको आप इफेक्टिव एरिया कहेंगे, क्योंकि कंप्लीट एरिया हो सकता है किसी न किसी कारण से ट्रीटमेंट के लिए आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकता है कि वो टोटल एरिया में से कुछ एरिया पहले वाली स्कीम में ट्रीट हो गया हो, या कैनाल इरिगेटेड हो, या वहाँ माइनिंग हो, तो ऐसे कुछ इसमें अर्बन बॉडी का कुछ पार्ट उसमें आ रहा हो, तो ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, टोटल एरिया और इफेक्टिव एरिया। इसके बाद आप इंफॉर्मेशन देंगे कि वो किस रिवर बेसिन का कैचमेंट है। प्रोजेक्ट एरिया प्लेन है, हिली है, डेजर्ट है, तो हमारे लिए जो आता है वो प्लेन और डेजर्ट ही आता है, क्योंकि डेजर्ट जो कुछ डीडीपी ब्लॉक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन कर रखे हैं वो डीडीपी हैं, रेस्ट हमारे लिए प्लेन एरिया है। हिली एरिया सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए होता है। तो नेम ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो, कौन से मैक्रो माइक्रो में हम काम करेंगे तो वो लिखना है इसमें। ग्राम पंचायतें कौन कौन सी आ रही हैं प्रोजेक्ट एरिया में, गांव कौन कौन से आ रहे हैं प्रोजेक्ट एरिया में, टोटल पॉपुलेशन क्या है प्रोजेक्ट एरिया की, टोटल हाउस होल्ड्स कितने हैं, और फिर हमारा स्लोप कितना है प्रोजेक्ट एरिया की, रेंज लिखनी है यहाँ पे। एवरेज स्लोप नहीं, रेंज लिख दीजिए यहाँ पे, परसेंटेज में लिखा जाएगा ये। कॉस्ट कितनी है जो आपके सैंक्शन हुई है, और कॉस्ट पर हेक्टेयर कितनी आ रही है प्रोजेक्ट एरिया में। फिर ये एग्रोक्लाइमेटिक, किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन का हिस्सा है हमारा प्रोजेक्ट। जैसे हमारे स्टेट में 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, तो हमारा प्रोजेक्ट कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में फॉल करता है, हमारे प्रोजेक्ट एरिया की रेनफॉल एमएम में कितनी है, सॉइल टेक्सचर कैसा है, सैंडी है, क्लेई है, सिल्ट है, लोम है, तो वो लिखना है। मेन रिवर्स अगर प्रोजेक्ट एरिया में हैं या उन स्ट्रीम्स हैं जिनको पॉपुलर नाम से वहाँ जाना जाता है, तो वो मेन रिवर्स या स्ट्रीम्स क्या हैं, मेन खरीफ क्रॉप्स क्या हैं प्रोजेक्ट एरिया की, रबी में कौन कौन सी फसलें प्रोजेक्ट एरिया में ली जाती हैं, टोटल पॉपुलेशन क्या है प्रोजेक्ट एरिया की। तो अब इस तरह की इंफॉर्मेशन के बाद अब हमें देखना है कि उस प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज क्या है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रहा है, किस स्टेट में फॉल कर रहा है, कौन से ब्लॉक में फॉल कर रहा है, कौन से विलेजेस इसमें हैं, वाटरशेड कौन इसमें आ रहे हैं, मैक्रो माइक्रो कौन से आ रहे हैं। इसके लिए क्या मैप तैयार करना है आपको कि ये राजस्थान में हमारे ये जो प्रोजेक्ट है ये 12 डिस्ट्रिक्ट में सेंक्शन हुआ है, 12 के ये छिपा बड़ौद ब्लॉक में सेंक्शन हुआ है, और छिपा बड़ौद के ये जो गांव हैं इन्हीं में ये प्रोजेक्ट एरिया आया है। तो बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज तैयार कर रहे हैं प्रोजेक्ट की। ये आसान काम है अगर हम जीआईएस को यूज़ करते हैं। जैसे हमने सारी बाउंड्रीज को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया, ये विलेज जो है कौन कौन सी पंचायत में आ रहे हैं, ग्राम पंचायत की जो प्रोजेक्ट बाउंड्री है उसमें अगर आप विलेज की लेयर डाल देंगे तो वो विलेज बाउंड्रीज निकल के आ जाएंगी, और मैक्रो माइक्रो वाटरशेड की बाउंड्रीज डाल देंगे तो ये कौन से मैक्रो माइक्रो का पार्ट है। तो ये जैसे ये ब्लैक कलर जो है आपको, ये एक मैक्रो है, इसमें 2 ग्राम पंचायतें फॉल कर रही हैं, ये यहाँ कलर कोडिंग दी हुई है, और इन 2 ग्राम पंचायतों में ये
अलग अलग गांव आ रहे हैं। जैसे इस वाले ग्राम पंचायत में त्रांची गांव आ रहा है, अजनावर गांव आ रहा है। तो इस तरह से हमें मैक्रो वाटरशेड की बाउंड्री के ऊपर ग्राम पंचायत बाउंड्री और विलेज बाउंड्री डालने से हमारा ये तैयार हो जाता है कि कौन सा गांव किस मैक्रो माइक्रो में कितना एरिया उस गांव का आ रहा है। तो ये बेसिकली जीआईएस वाला अगर आप देखेंगे प्रेजेंटेशन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि थीमेटिक लेयर्स क्या होती हैं और किस तरह से एक दूसरी थीम के ऊपर दूसरी बाउंड्री को सुपर इम्पोज किया जाता है। अब उसके ऊपर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के ऊपर आपने हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज डाल दी। इससे आपको ये पता चल गया कि इस ग्राम पंचायत में, पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में 2 गांव आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, और इन 2 गांव का सेंसस कोड आप लिख लीजिए, फिर इनका एरिया कितना आ रहा है, और फिर टोटल एरिया प्रोजेक्ट में कितना है इस गांव का एरिया। लेकिन पूरा गांव उस प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम वाटरशेड अप्रोच पे जब काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे विलेज का एरिया उसमें आ रहा हो। तो प्रोजेक्ट में टोटल एरिया इन प्रोजेक्ट कितना है और टोटल एरिया कितना है उस विलेज का, दोनों लिखने से हमें पता चल जाएगा कि वो पार्शियली गांव कवर हो रहा है या फुल गांव कवर हो रहा है प्रोजेक्ट एरिया में। जैसे आप ये मैप देख रहे हैं कि ये जो 9/1 है, 9/1 में अब आपके काफ़ी गांव आ रहे हैं, गोनपुर, मेजपुर, ऐसे नयाबास, इस तरह से काफ़ी सारे गांव एक पर्टिकुलर वाटरशेड में आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा गांव आ जाए। जैसे 8/21 में ये ममतोरी कलां जो है वो पूरा फॉल नहीं कर रहा, आधा वो 10/1 में जा रहा है। तो जब हम ये सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें ये क्लैरिटी आ जाएगी कि किस वाटरशेड में कौन सा गांव कितना फॉल कर रहा है। अब नेक्स्ट था हमारा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है उस प्रोजेक्ट एरिया में। ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कितने गांव हैं जो मेन रोड से कनेक्टेड हैं, कितने गांव हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी है, टैप सप्लाई वाटर की कितने गांव में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं क्या वहाँ पे, नहीं तो क्या प्रोजेक्ट से इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, उनको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं क्या, फिर आपके वेटनरी हॉस्पिटल है कि नहीं है, वहाँ पे लाइफ स्टॉक में कौन कौन सी डिजीजेस हैं, वो आप अगर यहाँ जाएंगे तो उनका और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं कि नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ किस तरह की, क्राफ्टमैनशिप वहाँ पे किस तरह की है। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें चैप्टर 1 में ही डालनी होती है। कि सरप्लस क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पूरा वहीं खप जाता है या बाहर जाता है, क्या बाहर जाता है तो उनके पास इसीलिए आपने रोड कनेक्टिविटी देखी, नंबर ऑफ मिल्क कलेक्शन सेंटर्स कितने हैं, एग्रो इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री वहाँ क्या है, इसमें और क्या वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट से किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं विलेज में, क्या उनको रिनोवेशन की ज़रूरत है। तो इस कारण से क्या ये सारी इंफॉर्मेशन हर उसमें बहुत ज़रूरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एरिया में डालना, और ये हर गांव वाइज इकट्ठी होती है। लेकिन जो स्टार्टिंग का डीपीआर का मेन चैप्टर है उसमें आप प्रोजेक्ट एरिया की बात करेंगे और जो विलेज वाइज इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे उसको आप एनेक्शर के रूप में लगा देंगे। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है, स्टेट लेवल पे कौन प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहा है, उनका कंप्लीट डिटेल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन मॉनिटर कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक्ससीएन है, उनके कंप्लीट मेल आईडीज़, उनके टेलीफोन नंबर्स, प्रोजेक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, जो मेन एजेंसीज हैं जो गांव के लोगों के साथ कांटेक्ट में ज़्यादा रहेंगी, उनका डिटेल्स देना कि वहाँ का जो एएन है वाटरशेड का वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल, जेईएन कौन है उसका, वाटरशेड डेवलपमेंट टीम जिसमें एक इंजीनियर होता है, एग्रीकल्चर वाला होता है, सोशल साइंस का एक एक्सपर्ट होता है, इंजीनियरिंग के 2 बंदे हैं। तो ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग और अलग अलग तरह की टीम भी बन सकती हैं। तो ये लोग कौन है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही लिखनी है। फिर जो वाटरशेड कमेटी बनाई है उसका अध्यक्ष कौन है, उसका रजिस्ट्रेशन कब करवाया, उसमें जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या है,
किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्या वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर सिर्फ स्टार्ट है आपका, उसके बाद आप पार्टनरशिप बिल्ड करिए। सेकेंड चैप्टर में आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटरशेड डिफाइन करेंगे। फिर आपने प्रॉब्लम्स को देखते हुए थर्ड चैप्टर में आप गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे अपने लिए, और फिर आपने उस गोल्स के साथ साथ आप डिज़ाइन करेंगे कि आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या होगा। फिफ्थ चैप्टर में आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान लिखेंगे, और फिर अगर इम्प्रूव करेंगे प्लान को, अगर कोई ग्राम सभा में सजेशन आ जाता है, कोई आपका जिला परिषद लेवल पे कोई सजेशन आ जाता है, कोई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से सजेशन आ जाता है, तो आप इम्प्रूव करेंगे प्लान को। तो आज के प्रस्तुतिकरण में कोई यहीं विराम देते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की साइट विजिट कर सकते हैं water.rajasthan.gov.in। नमस्कार।